प्रोजेक्टर है अपने पास में? स्टार्ट किया क्या? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म एम आई ऑडिबल टू यू? एंड तुम लोग को तो आवाज आ रहा है? सेकेंड, ऑडिट मी 23। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन किया ना तुल? परफेक्ट। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आई थिंक हमने जब कंपनी ऑडिट शुरू किया था उसमें हमने सेक्शन 139 एंड 140 को डिस्कस किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 141 के साथ में। देखो, 139 अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर के लिए था, 140 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन के लिए था। 139 में आपको फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रिटायरिंग ऑडिटर कब एलिजिबल होगा रीअपॉइंटमेंट के लिए, सब पढ़ाया था। एंड देन इन सेक्शन 140 वी टॉक्ड अबाउट कि ऑडिटर अगर रिजाइन करता है उसे कितने दिनों में आपको इंटीमेट करना चाहिए, किस किस को इंटीमेट करना चाहिए। फिर सर रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, बोर्ड कैसे इनिशिएट कर सकता है एक प्रोसेस जहां पर हमको शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लगेगा, या सर क्या एक मेंबर्स ऑडिटर के रिमूवल के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट था स्पेशल नोटिस वाला कि अगर मेंबर स्पेशल, पढ़ाया था ना मैंने आपको, ये हुआ था क्या डिस्कशन? सेक्शन 140 में हुआ था ना मेंबर्स वाला? हाँ, कि भाई मेंबर्स अगर स्पेशल नोटिस देते हैं तो सर उस एजीएम के अंदर इस ऑडिटर की जगह किसी और को अपॉइंट किया जा सकता है, या इस एग्जिस्टिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, ऐसा स्पेशल नोटिस आने के बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकता है एजीएम के अंदर। अगर ऐसा हुआ तब भी एग्जिस्टिंग ऑडिटर का क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा, क्योंकि सर उसके जगह किसी और को अपॉइंट कर लिया होगा या उसको क्लियरली बोल दिया होगा रीअपॉइंट नहीं करने का है। क्या हमने ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया था डिटेल के अंदर? यस। फिर सर हमने एक रिमूवल और पढ़ा था, रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। अगर ऑडिटर फ्रॉडुलेंट तरीके से एक्ट कर रहा है, फ्रॉड में एडवाइस कर रहा है या खुद फ्रॉड का पार्ट है, तो ट्रिब्यूनल एक्शन ले सकता है कि भाई ये पूरा ऑडिट फर्म जो है 5 साल के लिए किसी भी कंपनी का ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ये सब कुछ हमने सेक्शन 139 एंड 140 में डिस्कस किया था। इतना क्लियर है कि आपको आइडियली? अब हम शुरुआत करेंगे सेक्शन नंबर 141 के साथ में। व्हाट इज 141? 141 talks about eligibility, qualification and disqualification. 141 talks about eligibility, qualification and disqualification. Now, टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, सिंपल है सर, दो ही लोगों को अलाउ किया है टू बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इट कैन बी ईदर एन इंडिविजुअल और इट कैन बी अ फर्म। इंडिविजुअल के केस में आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए विद सीओपी, तो ही आप एलिजिबल रहोगे। फर्म के केस में उन्होंने एलएलपी को भी अलाउ किया है। किसको अलाउ किया है? एलएलपी को भी अलाउ किया है। ऑब्वियसली सर पहले एक कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पार्टनरशिप फर्म जो है उसको ही अपॉइंट किया जा सकता है। बाद में उन्होंने एलएलपी वर्ड को ऐड कर दिया कि अब एलएलपी को भी एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। बट रिमेंबर, एलएलपी को अगर आप अपॉइंट करते हो तो मेजॉरिटी पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, एंड नंबर 2 जो पर्सन साइन करेगा वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल को एलिजिबिलिटी माना है और फर्म को माना है। फर्म इंक्लूड्स द वर्ड एलएलपी, बट रिमेंबर इन केस ऑफ एलएलपी मेजॉरिटी पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए एंड साइनिंग पार्टनर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ही चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? चलो अब डिस्कस करेंगे डायरेक्टली डिस्क्वालिफिकेशंस। समझना, पूरे सेक्शन 141 में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है हमारे लिए वो है 141 सबसेक्शन 3। कौन सा? 141 सबसेक्शन 3। यहां पर डिस्कशन होगा अलग अलग डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। किसका डिस्कशन होगा? डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। तो
कुछ ऐसे डिस्क्वालिफिकेशंस का लिस्ट बना के दिया है कि भाई इनमें से एक भी सिचुएशन अगर अप्लाई हो जाती है तो सर इसको आपने ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना चाहिए, या इसको अगर ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है तो अब ये डिस्क्वालिफाइड हो गया, इसने ऑफिस क्या कर देना चाहिए, वेकेट कर देना चाहिए। यही डिस्क्वालिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर 141 सबसेक्शन 3। क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं सर? किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को अलाउ नहीं किया है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर अदर देन एलएलपी। रिमेंबर, क्लियर है, सिर्फ इंडिविजुअल और फर्म ही ऑडिटर बन सकता है। फर्म में क्या अलाउ कर दिया है, एलएलपी। इसके अलावा किसी भी और तरीके का बॉडी कॉर्पोरेट है उसको अलाउ ही नहीं किया है एट ऑल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। देखो क्लैरिटी था, अगर मैं कंपनी को दूसरे कंपनी का ऑडिट करना अलाउ करूंगा, ऑडिट में प्रॉब्लम क्या है, हमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए ऑन द साइनिंग पार्टनर। अगर मैं कंपनी को अलाउ कर दूंगा तो प्रॉब्लम, थोड़ा रिस्क मेरे लिए बढ़ जाता है कि यार इस एंटिटी में एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ऑडिट में प्रॉब्लम हुआ तो इसीलिए उन्होंने बोला, क्लैरिफिकेशन दिया, ऐसा प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को अलाउ करेंगे, इंडिविजुअल को या फर्म को। बोलने के लिए एलएलबी में लिमिटेड लाइबिलिटी है, बट अगर वो ऑडिट कर रहे हैं और साइनिंग पार्टनर है, उसका फ्रॉड के रिगार्डिंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ध्यान रखना, एलएलबी बोलने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा, बट जो पार्टनर साइन कर रहा है ऑडिट के दौरान फ्रॉड के रिगार्डिंग, उसका हमेशा क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। ये एलएलबी रूल्स में भी लिख करके दिया है उन्होंने, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझ के सिर्फ इंडिविजुअल एंड फर्म को अलाउ किया है। मतलब सर, डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 1, अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी नॉट अलाउड। क्वेश्चन ही नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ एलएलपी को अलाउ किया, उसके अलावा और किसी को अलाउड नहीं है। दूसरा, बहुत ही बीकॉम लेवल, अगर मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं या मैं कंपनी का ऑफिसर हूं, मतलब सर मैं डायरेक्टर हूं कि मैं की मैनेजरियल पर्सनल हूं, या मैं इन डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल को गाइड कर रहा हूं एग्जैक्टली किस तरीके से कंपनी को अकाउंट करना है, रन करना है। मतलब सर मैं कंपनी का या तो ऑफिसर हूं या एम्प्लॉय हूं, तो सर ऑब्वियसली मैं कंपनी के ही पार्ट हूं, मतलब आइडियली मैंने एज अ ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैं क्या रहेगा, बायस्ड पर्सन रहेगा, इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं रहेगा। इफ यू आर अ ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, यू आर नॉट अलाउड। इंपॉर्टेंट क्या है, यू आर नॉट जस्ट ऑफिसर एम्प्लॉय, वो चीज को कवर नहीं किया, इसके आगे एक स्टेप भी गए। अगर ये कंपनी का जो एम्प्लॉय है ये किसी और से पार्टनरशिप फॉर्म बनाता है, या ये एम्प्लॉय किसी और को एज ए एम्प्लॉय हायर करता है, ना तो उस दूसरे एम्प्लॉय को अलाउड है, ना इसके पार्टनर को अलाउड है। ध्यान रखना, खुद एम्प्लॉय ऑफिसर को तो अलाउड ही नहीं है, उनका कोई अगर पार्टनर भी है या उनका भी कोई दूसरा एम्प्लॉय है, अगर गलती से ऐसा अरेंजमेंट किया है उन्होंने, तो सर उनको भी अलाउ नहीं किया है। पॉइंट नंबर सी देखिए, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, किसके साथ में, विद द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब जो पॉइंट नंबर बी में कवर्ड है, पॉइंट नंबर सी में बोला है उनकी भी अगर कोई पार्टनर या एम्प्लॉय हुआ, उनको भी हम इनडायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इंडिपेंडेंस इंपैक्ट नहीं आएगा, बट इनडायरेक्टली तो आ ही सकता है। इसीलिए हम क्लियरली बोल रहे हैं, employee of the company not allowed, employees employee employees partner not allowed। can I say ये list of disqualification है। पहले 3 disqualification एकदम बेसिक लेवल के हैं, ऑनेस्टली बहुत रेयरली इन तीनों पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस बनता है अगले नंबर 4 के ऊपर। ढंग से सुनिएगा, पहले 3 एकदम बेसिक लेवल के हैं, एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी नॉट अलाउड, एम्प्लॉयज एम्प्लॉय एम्प्लॉयज पार्टनर नॉट अलाउड, एनी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी नॉट अलाउड। पॉइंट नंबर 4 जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ना 3 सिचुएशंस हैं, यहां पर क्या है, 3 सिचुएशंस है, तीनों में से किसी पर भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, रादर बहुत बार आया है। आई वॉन्ट एवरीवन्स 100% अटेंशन। यहां क्या बोलता है ये, पर्सन खुद या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव, मतलब जिस पर्सन के बारे में बात करें वो खुद या उसका कोई पार्टनर या उसका रिलेटिव, is holding any security, is holding any security or interest। मतलब या तो उनके पास में कोई सिक्योरिटी रहेगा या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट रहेगा। किसमें सर, सिर्फ कंपनी को कवर नहीं किया, कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, मतलब एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ कंपनीज बना के दिया, ऑलमोस्ट हर एक सिचुएशन को कवर करने का ट्राई किया है। समझिएगा, 4th डिस्क्वालिफिकेशन में 3 सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन में ये जो फर्स्ट बॉक्स है एंड थर्ड बॉक्स है ये कॉमन है। मतलब अब अगला सिचुएशन पढ़ाऊंगा ना, ये बॉक्स कॉमन रहने वाला, कंटेंट कहां बदलेगा, मिडिल बॉक्स के अंदर है, ये जो कंडीशन है बस वो बदलने वाली है, बाकी तीनों बॉक्सेस जो हैं ये सेम रहने वाले हैं। समझिएगा वापस से, पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, किसके अंदर, इन एनी ऑफ दिस कंपनी, तो आप एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन बन जाएंगे। मतलब सर एक डाउट आता है दिमाग के अंदर, अगर मेरे पास में कंपनी में एक भी इक्विटी शेयर है,
एक भी इक्विटी शेयर। तो क्या मैं एक डिस्क्वालिफाइड इंसान हूं? यस। अगर मेरे पास में एक भी इक्विटी शेयर है तो मैं क्या हूं सर? डिस्क्वालिफाइड इंसान। उन्होंने सिर्फ एक्सेप्शन दिया है रिलेटिव को। किसको दिया है? रिलेटिव को, क्योंकि वो बोलते हैं इंडिया में रिलेटिव पे कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो, तो सर उनको हमने एक्सेप्शन दिया है। और वहां पर उन्होंने फेस वैल्यू दिया है 1 लाख रुपए तक का। समझिएगा मेरा बात, फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख इज वेरी बिग। नॉर्मली फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज 1 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी। उस हिसाब से 1 लाख तक का फेस वैल्यू, उतना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होल्ड करना अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? हो सकता है आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में फॉल होने वाले लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया होगा इवन बिफोर यू क्वालिफाइड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। डू यू गेट माई पॉइंट? अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है बजाज फाइनेंस में या रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, अब जाकर के फ्यूचर में तुम उसका ऑडिटर बन जाता, तो इसका मतलब ये नहीं उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट हटा देना चाहिए। तो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव ये था कि आपके पास में ऑलरेडी अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट है, इसे आप होल्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? होल्ड। यहां बाइंग सेलिंग बोला ही नहीं है, क्या बोला है? इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी। सिर्फ अलाउ किसको किया है? रिलेटिव को। नीचे आइए, एक लाइन को ढंग से पढ़िएगा। हाउएवर अ पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड if his relative holds any security in the company face value not exceeding how much sir? 1 लाख। सिर्फ अलाउ किसको किया है? रिलेटिव को अलाउ किया है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। आपके पास एक भी इक्विटी शेयर हुआ, आप डिस्क्वालिफाइड बन जाओगे। आपके पार्टनर के पास में एक भी इक्विटी शेयर हुआ, आप डिस्क्वालिफाइड बन जाओगे। सिर्फ एक्सेप्शन किसको दिया है? रिलेटिव को, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। मार्केट वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू है। यहां पर उन्होंने एक चीज और कैरिड अवे होते हुए लिख दी। अगर गलती से रिलेटिव ने लिमिट क्रॉस कर दिया, जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ तो लिमिट के अंदर था, उसके बाद में गलती से उनका शेयर होल्डिंग का परसेंटेज बढ़ गया, लेट्स से इट हैज क्रॉस्ड 1 लाख, तो उन्होंने आपको बोला आप करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हो विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज। बहुत ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से। देखो, इफ ए रिलेटिव अक्वायर्स एनी सिक्योरिटी एक्सीडिंग 1 लाख देन ऑडिटर शाल टेक इन करेक्टिव एक्शन विद इन हाउ मेनी डेज? मार्क दिस, 60 डेज टू मेंटेन द लिमिट। ये 60 दिन मार्क कर लेना, 1 लाख का लिमिट मार्क कर लेना। एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट में बहुत बार पूछा गया है, आ सकता है। ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आपको ये बात समझ में आया क्या? एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। मिस्टर ए, आपको XYZ में ऑडिटर अपॉइंट किया गया है। ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपके रिलेटिव या आपके पास में कोई भी सिक्योरिटी नहीं था। आफ्टर अपॉइंटमेंट, आपका रिलेटिव जो है, आपका स्पाउस हो गया या कोई भी रिलेटिव में फॉल होने वाला इंसान, डू यू गेट माई पॉइंट, वो इक्विटी शेयर बाय करता है बट फेस वैल्यू इज नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। आफ्टर अपॉइंटमेंट वो इक्विटी शेयर बाय करता है, बट सर अभी तक फेस वैल्यू क्या एक्सीड नहीं हुआ है? 1 लाख एक्सीड नहीं हुआ है। क्या आप अभी भी क्वालिफाइड इंसान हो टू कंटिन्यू एज अ ऑडिटर? ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट किसी के पास भी इक्विटी नहीं था। अपॉइंटमेंट के बाद में आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में फॉल होने वाले किसी भी इंसान ने फेस वैल्यू 1 लाख रुपए क्रॉस नहीं किया है बट इक्विटी शेयर परचेज किया है। क्या आप अभी भी क्वालिफाइड इंसान हो? आंसर एज पर ICAI मॉड्यूल इज यस, बट द कॉन्सेप्ट इज यूजलेस। एक बात बताओ, इसका तो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है या इनसाइडर ट्रेडिंग है? कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद तुम तुम्हारे रिलेटिव को बोल रहे हो खरीद ले, मतलब इट्स इलॉजिकल। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में इंटरप्रिटेशन अलग होता है। आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो अलाउड है। समझ लो मेरा बात, बाइंग एंड सेलिंग अलाउड नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव बीन होल्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी नॉट एक्सीडिंग द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख फॉर ईयर्स, इट इज फाइन, यू कैन कंटिन्यू योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बाइंग एंड सेलिंग आफ्टर योर अपॉइंटमेंट इज इलॉजिकल, इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्टूपिड क्वेश्चन है, स्टूपिड आंसर है, बट ये ICAI का सजेस्टेड आंसर है, हमें कुछ करना नहीं है। तुमने क्या बोलना है? इधर लिटरल इंटरप्रिटेशन है, 1 लाख क्रॉस नहीं हुआ ना, अलाउड है, बात खत्म। डू यू गेट माई पॉइंट? हाँ, तुमने 1 रुपए का भी शेयर लिया तो तुम क्या बन जाएगा? डिस्क्वालिफाइड। दिमाग ज्यादा लगाने का ही नहीं, इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है वो सोचने का ही नहीं। बात समझ में आया क्या? डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 4, जहां पर बोला है
अ पर्सन हिमसेल्फ और इज पार्टनर और इज रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी सब्सिडरी ब्ला 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 ब्ला। एक्सेप्शन क्या है, सिर्फ रिलेटिव को अलाउ किया अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। रिमेंबर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू 1 लाख बहुत चिल्लर हो जाएगा, मतलब उसमें तो कुछ फायदा ही नहीं है, कुछ आएगा ही नहीं। तो बेसिकली वर्ड क्या है, फेस वैल्यू एंड नॉट मार्केट वैल्यू। क्लियर है क्या? तुम्हारे दिमाग में एक डाउट और आएगा, सर ये पर रिलेटिव 1 लाख है या सर रिलेटिव का मिला के 1 लाख है? प्लीज समझो मेरा बात, टोटल रिलेटिव का 1 लाख भी बहुत ज्यादा है। प्लीज अंडरस्टैंड, 1 लाख रुपीज फेस वैल्यू। अगर आप रिलायंस वगैरह या टीसीएस वगैरह के केस में जाएंगे, अमाउंट इन्वॉल्व क्रोर्स में आ सकता है, बिकॉज फेस वैल्यू 1 रुपए रहती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? मतलब 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय देयर करंट मार्केट प्राइस, your total holding will be very big number. Please understand, it will be very stupid to say मेरे, वरना तुम्हारे फैमिली मेंबर का नंबर बहुत खतरनाक रहेगा और तुम पर पर्सन जाओगे तो एंटिटी एक्वायर कर लो, फिर ऑडिट करना है क्यों है? मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा है तुम्हारे पास में तो जाकर के फिर इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाने का फिर आइडियली एज ए बिजनेस हाउस। चलो जाने दीजिए सर, ऐसा नहीं, हमारा पैशन है वगैरह, इसे फालतू जोक नहीं मारने का, समझ रहे हो मेरा बात? इलॉजिकल है। डू यू गेट माई पॉइंट? इट डजंट मेक सेंस। डू यू अंडरस्टैंड डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 4? इसका पॉइंट नंबर 1 समझ में आया। आगे जाते हैं नेक्स्ट। सर पर्सन हिमसेल्फ और इज पार्टनर और इज रिलेटिव, सेम है सब कुछ, बस इस बार वर्ड है इज इंडेटेड इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब सर पर्सन खुद या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव इज इनडेटेड इन द कंपनी सब्सिडरी कंपनी, बाकी सब कुछ सेम है। फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम एब्सोल्युटली सेम है, सिर्फ मिडिल कॉलम में चेंज है। यहां पर वर्ड क्या है, इज इनडेटेड। मतलब सिंपल चीज है, मिस्टर ए ने कंपनी XYZ से गुड्स परचेस किया क्रेडिट पे, गुड्स परचेस किया क्रेडिट पे 8 लाख रुपए का। सर नॉर्मली ये कंपनी XYZ 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देता है। कितने महीने का क्रेडिट पीरियड देता है? 2 महीने का। इस बार भी मिस्टर ए को उन्होंने 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया। मिस्टर ए प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर परचेस्ड गुड्स फ्रॉम XYZ ऑन क्रेडिट ऑफ अमाउंटिंग 8 लाख रुपीस। नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 2 लाख रुपए का है, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 2 महीने का है। मिस्टर ए को भी 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है। बट सर ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपका अभी तक क्रेडिट पीरियड वाला जो पार्ट है वो खत्म नहीं हुआ है। मतलब लेट्स से आपने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के 1 महीने पहले परचेस किया था, तो कहने से अभी तक 1 महीना और क्रेडिट पीरियड है आपके पास में। बट ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या मेरे को ऑन बुक्स 8 लाख रुपए पेएबल दिखता है क्या कंपनी को? क्योंकि मैंने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किया ना यार उनसे, तो 8 लाख रुपए पेएबल दिखता है कि नहीं दिखता है? एम आई इनडेटेड बियॉन्ड 5 लाख रुपीज? तो मैं क्वालिफाइड रहेगा डिस्क्वालिफाइड रहेगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। उन्होंने बोला नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपॉइंटमेंट के डेट के दिन आर यू इंडेटेड इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट मेंशन्ड? अगर हां तो ये आपके इंडिपेंडेंस को इंपैक्ट करेगा, आप डिस्क्वालिफाइड इंसान बन जाओगे। कितना भी वो परेशान करे क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 2 महीने का है, हमने तो ऑडिटर को 30 दिन ही दिए है। कुछ भी बोले, जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ है क्या उस दिन ये लिमिट क्रॉस होता है? अगर हां तो यू विल बिकम अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन। रिमेंबर, लिमिट हैज टू बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। उस दिन अगर ये लिमिट क्रॉस हुआ है आप डिस्क्वालिफाइड इंसान बन जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? बात समझ में आया क्या? आगे देखो, अगला सेम कॉन्सेप्ट, हम 4th में ही है, 3rd सिचुएशन आएगा। अ पर्सन हु हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर हैज गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ द इंडेटनेस ऑफ अ थर्ड पर्सन। इंडेटनेस ऑफ अ थर्ड पर्सन। सुनो इस बार क्या हुआ है। मिस्टर ए और सेम कंपनी XYZ, इस बार मिस्टर ए ने XYZ से परचेस नहीं किया है, मिस्टर बी ने परचेस किया है XYZ से। मिस्टर ए ने गारंटी दिया है XYZ को फॉर बी। मिस्टर ए ने लास्ट टाइम खुद परचेस किया था, इस बार किसी और ने परचेस किया है कंपनी से, और इसके बिहाफ पे गारंटी किसने दिया है? मिस्टर ए ने दिया है। एंड इस बार मैं बोलता हूं अमाउंट इन्वॉल्व इज 2 लाख रुपीस। इन्होंने अमाउंट स्पेसिफाई कितना किया है? 1 लाख का स्पेसिफाई किया। अगर आप 1 लाख या उसके बियॉन्ड कोई गारंटी या सिक्योरिटी देते हो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे, तो सर आप डिस्क्वालिफाइड इंसान बन जाओगे। एक बात बताओ, मेरे को इलॉजिकल लग रहा है, गारंटी के लिए अमाउंट 1 लाख रुपए दिया है, इंडेटनेस के लिए अमाउंट कितना दिया है? 5 लाख। पहले केस में डायरेक्टली मैं खुद परचेस कर रहा हूं तो बोला 5 लाख तक अलाउड है। डू यू गेट माई पॉइंट? अगर मैं किसी के बिहाफ पे गारंटी दे रहा हूं तो 1 लाख के बियॉन्ड भी अलाउड नहीं। यूजलेस है ये, कोई लॉजिक नहीं है। एक जमाने में गारंटी एंड इंडेटनेस का अमाउंट सेम था, ओल्ड एक्ट में 1000 रुपए।
1000। डू यू गेट माई पॉइंट? बेसिकली तुमने ट्रांजैक्शन करने का ही नहीं कंपनी के साथ में, बिल्कुल लॉजिकल चीज था। यहाँ उन्होंने क्यों 5 लाख 1 लाख बना दिया, कोई लॉजिक नहीं है। ऑनेस्टली ट्रांजैक्शन होने ही नहीं चाहिए, अगर होते हैं तो आगे पढ़ेंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस पे होने चाहिए एज अल्टीमेट कंज्यूमर, नॉट ऑन क्रेडिट एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ गारंटी आइडियली। बट ऐसा है, 5 लाख 1 लाख का लिमिट है, अनफॉर्चुनेटली आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है। रियल लाइफ में कोई रेलेवेंस नहीं है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। क्लियर है क्या बात? हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, डिस्क्वालिफिकेशन का लिस्ट। नंबर 1, if you are any other body corporate other than LLP, not allowed. If you're employee of a company, officer of a company, not allowed. इस employee का employee हो, employee का partner हो, not allowed. Fourth point important है, person खुद या उसका partner या उसका relative holds any security or interest in the company, subsidiary, holding, associate या सर subsidiary of such holding। तो सर इनमें से किसी में भी अगर आपके पास में कोई भी security या interest है तो आपको अलाउ नहीं है। सिर्फ किसको अलाउ किया है? रिलेटिव को, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ। अगर वो 1 लाख क्रॉस भी कर जाए तो करेक्टिव एक्शन कितने दिन में लेने का है? 60 दिन के अंदर अंदर। इज दिस क्लियर टू यू? सर सेम डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 4 में आगे अगला पॉइंट इंडेटनेस है, उसका लिमिट 5 लाख है और गारंटी है उसका लिमिट 1 लाख है। ऐसे लिमिट याद रहना चाहिए, 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख, और कुछ भी ग्रेट नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू? कैन वी गो नेक्स्ट? पक्का? ऑनलाइन पब्लिक, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बैंक ऑडिट वाले केस में रुक जाइए, आपको बताएंगे वहां पर एक सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ इंडेटनेस लेना पड़ता है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। इट इज एप्लीकेबल नॉट फॉर बैंक ऑडिट, इट इज फॉर नॉर्मल एंटिटीज हम बात कर रहे हैं। वहां पर एक सेपरेट रिक्वायरमेंट रहती है, सर्टिफिकेट ऑफ इंडेटनेस। चलो आगे चले, नीचे आइए। रीड पॉइंट नंबर ई, एक बार खुद से पढ़ो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। रीड पॉइंट नंबर ई। देखो क्या बोलता है, ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली बहुत स्मार्ट तरीके से इंक्लूड किया है। हालांकि आईसीएनएस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, बट रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बिजनेस रिलेशनशिप क्लॉज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बिजनेस रिलेशनशिप क्लॉज। क्या बोलते हैं? पर्सन खुद या उसका फर्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के साथ, सब्सिडरी के साथ, एसोसिएट के साथ में ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी तरीके से किसी भी तरीके का बिजनेस रिलेशनशिप अगर होल्ड करता है, मतलब एनी बिजनेस रिलेशनशिप यू आर डिस्क्वालिफाइड। द वर्ड इज एनी बिजनेस रिलेशनशिप यू आर डिस्क्वालिफाइड। देखो, पर्सन या उसका फर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप ऑफ सच नेचर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद द कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ सच एसोसिएट। एक लाइन और ऐड हो गया। देखो, लॉ के अंदर थोड़ा सा ना इनकंसिस्टेंसी है। कहीं कहीं जगह पे उन्होंने लिस्ट में 4-5 एंटिटीज का नाम दिया, कहीं एक जगह ऐड कर दिया ज्यादा, कहीं एक जगह कम कर दिया है। उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है ऑनेस्टली। बाकी सब भी ऑलमोस्ट इक्वली सब कुछ कवर कर लेती है। पॉइंट क्या है? कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप है तो आप डिस्क्वालिफाइड इंसान हो। समझिए मेरा बात। इसका इंटरप्रिटेशन इतना लिटरल है। अगर मैं एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन यूज करता हूं, ये भी एक बिजनेस रिलेशनशिप है। आई एम अ कंज्यूमर, दे आर अ सर्विस प्रोवाइडर। डू यू गेट माई पॉइंट? ये भी बिजनेस रिलेशनशिप है। अरे मतलब इट्स एक्सट्रीम। अगर आप डेल का लैपटॉप यूज करते हो, मतलब डेल के यूजर हो, आप डेल के ऑडिटर नहीं बन सकते हो। इन्होंने इसीलिए बाद में समझाया और थोड़ा एक एक्सेप्शंस लिख करके दिया कि प्लीज समझिए, अगर मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूं इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट द आर्म्स लेंथ प्राइस, नॉर्मल कंज्यूमर हूं इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट द आर्म्स लेंथ प्राइस, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अदरवाइज सारे ट्रांजैक्शन को बिजनेस रिलेशनशिप में कवर किया जाएगा। नीचे आइए, एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन नंबर 2 पढ़िए। Commercial transactions which are in the
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट दी आर्म्स लेंथ प्राइस। एंड ध्यान रखना मेरा बात, अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन है जहां पर आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो, और उन्होंने एग्जांपल भी दिया सर, एग्जांपल लाइक बिजनेसेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइन, हॉस्पिटल एंड सच अदर सिमिलर, मतलब कोई से बिजनेस हो बेसिकली यार, अगर यहां पर आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो, आर्म्स लेंथ प्राइस पर प्रोडक्ट खरीद करके कंज्यूम कर रहे हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं स्पाइस जेट में ट्रैवल करता हूं, नॉर्मल 5,000 रुपए का फ्लाइट टिकट है, 5,000 पे करता हूं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने वाला है। इफ आई एम द अल्टीमेट कंज्यूमर एंड इफ आई एम कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट द आर्म्स लेंथ प्राइस, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। एक चीज और, अरे ऑडिट करना भी एक बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ में। आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, दे आर अ सर्विस रिसीवर। तो उन्होंने बोला कि भाई आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के हिसाब से स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया, ये सर्विसेज जो अलाउड है ये आप प्रोवाइड कर सकते हो, इनको हम बिजनेस रिलेशनशिप में कवर नहीं करेंगे। देखिए, कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इनको भी हम एक्सेप्शन के फॉर्म में बोलेंगे। मतलब सर, इनके लिए भी बिजनेस रिलेशनशिप वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्ट दीज टू। इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन, आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी से फ्रेंचाइजी लेते हैं या एक कंपनी का डीलरशिप लेते हैं, कहना इससे बिजनेस रिलेशनशिप होगा 100%, आप खुद कंज्यूम नहीं करने वाले, आप किसी को बेचने वाले हो, वो सब चीजें बिजनेस रिलेशनशिप में कवर की जाएगी और आप क्या बन जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड इंसान बन जाएंगे। 1 मिनट स्पेंड कीजिए, एक्सेप्शन को पढ़िए और इस क्लॉज नंबर 5 को पढ़िए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग? स्पेंड 2 मिनट्स। डन, अगले क्लास पे जाएं। चलो सर, डिस्क्वालिफिकेशन में नंबर 4 एंड 5 बहुत इंपॉर्टेंट थे, बाकी सब तो आसान हो जाएगा, डोंट वरी। 4 एंड 5 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो टू नंबर 6। क्या बोलते हैं? टाइम पास एकदम। अ पर्सन whose relative is a director or is in employment of the company. Simple है, let's say my sister is a director in a company XYZ. Can I become auditor of XYZ? No. इधर ही गलती हो गया उनसे, लॉ लिखते वक्त उन्होंने वर्ड सिर्फ कंपनी यूज किया। तो अगर माई सिस्टर इज डायरेक्टर इन XYZ, कैन आई बिकम ऑडिटर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी? यस। कैन आई बिकम ऑडिटर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी? यस। एज पर कंपनीज एक्ट वो चीज कवर नहीं होती है, बट रिमेंबर अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 अलाउड नहीं है। उन्होंने गलती से वो लिस्ट ऑफ कंपनी बनाने के वजह सिर्फ क्या वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे, कंपनी यूज कर दिया। सो इफ माई रिलेटिव इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, ओनली इन दैट कंपनी आई एम नॉट अलाउड। रिमेंबर दैट इन सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, ब्ला ब्ला ब्ला, सब जगह क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिस्ट लिख करके नहीं दिया, सिर्फ क्या लिखा, वर्ड कंपनी। रिमेंबर, ये पॉइंट नंबर F एंड पॉइंट नंबर जो ई था अलग अलग है, तो जो लिस्ट था वो लिस्ट ई के लिए था, पॉइंट नंबर F के लिए वर्ड क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी वर्ड है। सो इफ माय रिलेटिव इज अ डायरेक्टर इन द कंपनी, आई कैन नॉट बिकम ऑडिटर फॉर दैट कंपनी। उन्होंने गलती से वर्ड कंपनी वर्ड यूज कर लिया। इज दिस क्लियर टू यू? पर ये छोटा सा लूप होल है, सबको मालूम है ये चीज, तो कोई इस पर क्वेश्चन पूछता नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये कंपनीज एक्ट में अलाउड है, पर अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट अलाउड नहीं है। तो प्लीज दिमाग मत लगाइएगा, आपको रेफरेंस के लिए बता दिया है, ऐसा है। क्लियर है ये चीज? अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर G, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 एग्जांपल देता हूं, सुनिए, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। सर, ABC एक ऑडिट फर्म है, 3 पार्टनर है, इसमें से मिस्टर B इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय समवेयर एल्स। मिस्टर B इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय समवेयर एल्स। नॉर्मली एज पर कंपनीज एक्ट, पर पार्टनर या पर चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने ऑडिट कर सकते हो, उसका लिमिट 20 है। कितने ऑडिट कर सकते हो, उसका लिमिट कितना है, 20 है। अगर मैं बोलता हूं 3 पार्टनर है और ये सर एज ए इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते ही नहीं है, किसी और फर्म में पार्टनर भी नहीं है, तो कहना इसे मेरे को 20 × 3 60 का लिमिट मिलना चाहिए था।
बट इन्होंने क्लियरली बोला है अगर कोई भी एक पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉय है तो सर वो पर्सन एलिजिबल ही नहीं ऑडिट करने के लिए। इफ एनी पर्सन इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय तो वो पर्सन एलिजिबल ही नहीं ऑडिट करने के लिए, तो कहना इसे उसको 20 का लिमिट मिलना ही नहीं चाहिए। तो अगर यहां पर बी इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय तो लिमिट 60 नहीं होगा, लिमिट कितना होगा 40 होने वाला है, क्योंकि वो पर्सन ऑडिट ही नहीं कर सकता है। ये क्लियरली डिस्क्वालिफिकेशन लिख करके दिया है कंपनीज एक्ट में। इफ यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉय समवेयर एल्स यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इट्स अ क्लियर कट डिस्क्वालिफिकेशन। तो सर उसकी जो 20 की लिमिट है वो भी खत्म हो जाती है, समझ रहे हो मेरा बात। एंड रियल लाइफ में भी बात समझिए, अगर मैं फुल टाइम एम्प्लॉय हूं तो मेरे को नॉर्मली सीओपी होल्ड करना आईसीआई अलाउ नहीं करने वाला है। पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं क्वालिफाई हुआ, क्वालिफाई होने के बाद मैं प्रैक्टिस शुरू करना चाहता हूं, डे वन पे इतना प्रैक्टिस में काम नहीं है मेरे पास में, किसी सीए फर्म में काम भी करना चाहता हूं तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट दिखा सकता हूं सीए फर्म में और पार्ट टाइम सीओपी होल्ड कर सकता हूं। ये रियल लाइफ में अलाउड रहता है। जब आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म में जब आप भरते हैं आपको ये डिटेल देना पड़ता है। बट फुल टाइम एम्प्लॉय होना अपने आप के अंदर एक तरीके से एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। नॉर्मली आपको वो सीओपी होल्ड करना अलाउ नहीं करता है। हाँ, काउंसिल की गाइडलाइन से कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अलाउ करता है, तो मैं वहां जाना नहीं है। वो सब सीए फाइनल में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में आएगा। कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्लियर है। इफ यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉय समवेयर एल्स यू आर डिस्क्वालिफाइड, बात खत्म। अगला जो क्लॉज है उसका पहला लाइन ढंग से पढ़ो, पहला लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ढंग से पढ़ो, क्या लिख रहे हैं। अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, खत्म, इधर ही खत्म हो गया। मतलब वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड इंसान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिस्क्वालिफाइड। आगे वाला पार्ट क्या बोलता है आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब सर मेरा बात सुनिएगा। सेम ए बी सी, सेम फर्म ए बी एंड सी, कोई भी फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, तीनों नॉर्मल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। क्या मेरे को लिमिट मिलना चाहिए 20 इंटू 360 का? बराबर बात है कि नहीं है। इस 60 में क्या इंक्लूड नहीं करना है, इस 60 में क्या इंक्लूड नहीं करना है? सर आपको 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी इंक्लूड नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट कवर नहीं करना है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है। मतलब इस 60 का काउंटिंग का मतलब पर पर्सन जो 20 था ना, ये 20 काउंटिंग करते वक्त क्या चीज दिमाग में रखना है, प्राइवेट लिमिटेड्स कवर नहीं किए जाएंगे जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है। क्लियरली बात बोला है, ढंग से देखिएगा। सर इट शुड एक्सक्लूड 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड अ प्राइवेट लिमिटेड विद अ पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। मतलब इनके अलावा बाकी सारे कंपनीज के ऑडिट को कवर किया जाएगा। और मैक्सिमम कितना ऑडिट कर सकते हो, 20 पर पर्सन। तो कैन आई से अगर एक ऑडिट फर्म के पास में ऑलरेडी 60 ऑडिट्स है, कितने ऑडिट्स है, 60 ऑडिट्स है, और अगर वो किसी ऐसे कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा है जो सर इस एक्सक्लूडिंग की लिस्ट में नहीं आता है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड है 100 करोड़ के पेड अप शेयर कैपिटल के बियॉन्ड, तो कहना इसे इस ऑडिट फर्म ने एक्चुअली में ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वो ऑडिट फर्म क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड ऑडिट फर्म हो जाएगा। मतलब सर आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे अगर आप ऑलरेडी ये सीलिंग लिमिट को क्रॉस कर चुके हो। रिमेंबर दिस इज पर पर्सन, दिस इज पर पार्टनर। एंड वन मोर थिंग, इफ मिस्टर ए is practicing individually also and is also a part of PQR, एक दूसरा फर्म है उसके अंदर भी, तो सर ए को ना इधर 20 मिल जाएगा, इधर 20 मिल जाएगा, इधर, ऐसा नहीं होता है। ए का टोटल मिला के 20 होना चाहिए। इधर 10 साइन किया, इधर 5 साइन किया, तो इधर कितना मिलने वाला है, 5 ही मिलेगा। रिमेंबर पर पर्सन लिमिट है, नॉट एज पर डेजिग्नेशन। अलग अलग फर्म में काम कर रहे हो, अलग अलग जगह इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई टोटल कितना अलाउड है तेरे को साइन करना, 20। उसमें क्या इंक्लूड नहीं करना है, प्राइवेट लिमिटेड विद अ पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ काउंट नहीं करना है। वो 1% डोरमेंट स्मॉल टाइम पास, सबको मालूम है वो चीज। आईसीआई का हालांकि एक और अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने गाइडलाइन दी है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से 20 का लिमिट है, बट ओवरऑल आईसीआई ने लिमिट 30 बना के दिया है। ओवरऑल आईसीआई ने लिमिट कितना बना के दिया है, 30 पर पर्सन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। एज पर कंपनीज एक्ट 20 है, बट ओवरऑल आईसीआई का जो लिमिट है वो पर पर्सन कितना है, 30 का है। बात समझ में आया क्या? पक्का। हम डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एनी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी नॉट अलाउड।
Employee of a company not allowed. Employees employee, employees partner not allowed. Sir, holding any security सिर्फ रिलेटिव को अलाउड है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख, बाकी किसी को अलाउड नहीं है. इंडेटनेस 5 लाख, गारंटी 1 लाख. एनी बिजनेस रिलेशनशिप नॉट अलाउड. एक्सेप्शन दिए हैं अगर मैं अल्टीमेट कंज्यूमर हूं इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट द आर्म्स लेंथ प्राइस, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. या सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 द्वारा अलाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं. सर इफ आई एम फुल टाइम एम्प्लॉय समवेयर एल्स नॉट अलाउड. या मैंने सर 20 का लिमिट क्रॉस कर दिया है ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, तो मैं डिस्क्वालिफाइड इंसान बन जाऊंगा. इफ माई रिलेटिव इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी और अ की मैनेजरियल पर्सनल इन द कंपनी, आई शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट ऑफ दैट कंपनी. इज दिस क्लियर टू यू? अगले पॉइंट पे आइए. सर, a person who has been convicted by a court of an offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed. मतलब आपके अगेंस्ट में एक ऑर्डर पास हुआ है दैट आप फ्रॉड के पार्ट थे, जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ है वहां से 10 साल तक, वहां से कितने साल तक? 10 साल तक आप एलिजिबल नहीं हो टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर. 10 साल के बाद तुमको लगता है आप नए इंसान बन जाओगे, हम आपको अलाउ कर देंगे. समझ रहे हो मेरा बात? 10 साल के बाद हमें लगता है आप नए इंसान बन जाओगे, हम आपको अलाउ कर देंगे. जस्ट 1 मिनट. हाँ, तो मतलब 10 साल के बाद हमको लगता है आप नए इंसान बन जाएंगे, आपको अलाउड है. यहां पर एक इनकंसिस्टेंसी है. यहां पर 10 साल का लिमिट दिया है और ट्रिब्यूनल को बोला ऑर्डर पास करो 5 साल के लिए. थोड़ा इनकंसिस्टेंसी इन लॉ. याद करो 140 सबसेक्शन 5, ट्रिब्यूनल आपको जब बैन कर रहा था वो कितने साल के लिए कर रहा था? 5 साल के लिए कर रहा था. यहां पर कितना लिमिट दिया है? 10 साल. तो रियल लाइफ में एक्चुअली ट्रिब्यूनल 5 साल के लिए बैन करेगा, पर आप बैन 10 साल के लिए हो जाओगे, क्योंकि जब 141 में आओगे तो आप डिस्क्वालिफाइड इंसान रहोगे. समझा क्या मेरा बात? ट्रिब्यूनल विल पास द ऑर्डर ओनली फॉर 5 years, बट इज अ ऑर्डर ऑफ फ्रॉड पास अगेंस्ट यू? यस. तो 141 सबसेक्शन 3 10 साल तक अलाउ नहीं करने वाला है. इज दिस क्लियर टू यू? अगला पॉइंट पढ़िए. उसको पढ़ने से पहले एक सेक्शन है 144, उसको हम डिस्कस करते हैं. लेट्स गो टू 144 फर्स्ट. पहले वो खत्म करते हैं, फिर इस डिस्क्वालिफिकेशन पे आएंगे. व्हाट इज सेक्शन 144? प्रोहिबिटेड सर्विसेज. सुना है क्या आप लोगों ने? ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज अपने मॉड्यूल्स में है, पेज नंबर 10.35. 10.35 मजेदार कॉन्सेप्ट है, ढंग से सुनिएगा. पहली बार कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन बनाया गया और उसने क्लियरली बोला, इफ यू आर, ढंग से सुनना, इफ यू आर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर अ कंपनी, यू कैन नॉट प्रोवाइड दीज सर्विसेज टू द सेम कंपनी. मैं जिस कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उस कंपनी को मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं. क्या सर्विसेज सर? ऑब्वियसली अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए, इंटरनल ऑडिट नहीं करना चाहिए, एक्चुअरियल. सर ये सारी की सारी सर्विसेज जो लिस्ट बना के दिया है ना, ये आपके लिए प्रोहिबिटेड सर्विसेज है. अगर आप किसी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, उस कंपनी को ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हो. ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज, प्लीज समझिए मेरा बात. ये सारी सर्विसेज आप एक्चुअली मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हो. किसको प्रोवाइड करते हो? मैनेजमेंट. मतलब आप कंपनी के लिए काम करोगे तो कहना है इसे आप इंडिपेंडेंट कैसे रहोगे? इसलिए उन्होंने बोला, इफ यू आर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर अ कंपनी, टू द सेम कंपनी डू नॉट प्रोवाइड दीज सर्विसेज. प्लीज डू नॉट बी स्टूपिड. समझना, अगर मैं एक कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही नहीं हूं तो क्या मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल. इफ आई एम कंपनी XYZ PQR, समझो, इधर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो उसके लिए ही प्रोहिबिटेड सर्विसेज है. अगर इधर में स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही नहीं है तो ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज का रेलेवेंस ही नहीं है. तो मैं अकाउंटिंग करो, इंटरनल ऑडिट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. मतलब अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं तो मैंने ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करना चाहिए. दिस इज अ लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विसेज. और सुनिए मेरा बात, खतरनाक तरीके से लॉ बनाया है. अगर मैं ये सर्विस खुद तो प्रोवाइड नहीं करता हूं, बट इनडायरेक्टली किसी पर्सन के थ्रू प्रोवाइड करता हूं, किसी दूसरे फर्म के थ्रू प्रोवाइड करता हूं. उन्होंने वर्ड यूज किया है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कैसे भी प्रोवाइड मत करो. एंड पहली बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ड को डिफाइन किया है, एंड दैट कवर्स एनीथिंग अराउंड यू. आप बच ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है. ढंग से पढ़ना मेरे साथ में. एन ऑडिटर शैल नॉट प्रोवाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज. सच सर्विसेज आर रेंडर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और देखो किस किस को कवर किया है? कंपनी को कवर किया है, होल्डिंग कंपनी को भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, सब्सिडी को भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो. अब बाद में फिर बोलोगे सर एसोसिएट को कर सकते होंगे. हाँ कर सकते हो, नहीं लिखा है ना उसने यार.
बट वो गलती हो गया उससे, समझो मेरा बात। अल्टीमेटली ये मैं बोल रहा हूँ इनकंसिस्टेंसी है, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी कंप्लीट तरीके से हटाना चाहिए, वो हटाएंगे फ्यूचर में। कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, तीन जगह पे मैं कोई भी ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? प्रोहिबिटेड सर्विसेज बन जाएगा। नीचे आइए, डायरेक्टली इंडायरेक्टली वो डिफाइन कैसे किया देखो। एक इंडिविजुअल में किस किस को पकड़ लेंगे? इन केस ऑफ ऑर्डर बीइंग एन इंडिविजुअल, क्या तो खुद से प्रोवाइड कर रहा होगा, या अपने रिलेटिव के थ्रू प्रोवाइड कर रहा होगा, या एनी अदर पर्सन कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद सच इंडिविजुअल। आपसे कोई भी पर्सन एसोसिएटेड या कनेक्टेड है, मतलब आपका बस उससे बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर मेरे को किसी भी पर्सन से पैसा आया है तो मैं अज्यूम करूंगा मैंने इसको ये अकाउंटिंग वाला काम दिलवाया होगा, उससे पैसा मेरे को आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं 144 एकदम ड्रैकोनियन है, बच ही नहीं सकते हो आप। अगर आप ये काम कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई सा भी नेक्सस अगर कनेक्ट हो गया, डॉट्स कनेक्ट हो गया, यू विल बी हेल्ड गिल्टी, यू कैन नॉट बी सेव्ड। कॉमन ट्रेड नेम है, ब्रांड नेम है, सेम फर्म है, वो तो बात ही खत्म हो गया। मतलब आगे देखो सर, और थ्रू एनी अदर एंटिटी व्हाटसोएवर, किसी भी तरीके से अगर आपका कोई भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, ट्रेड नेम कॉमन है, ब्रांड नेम कॉमन है, कुछ भी हो, सब कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अरे मैं बोलता हूं ट्रेड नेम ब्रांड नेम छोड़ दो, कोई भी कनेक्टेड पर्सन उसको भी कवर कर रहा है, वो किसी भी तरीके से नहीं बच सकते हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर्स एवरीथिंग। सेम चीज इंडिविजुअल के लिए है, आगे सेम चीज किसके लिए है? फर्म के लिए लिख के दिया है कि भाई अगर आप किसी भी तरीके से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप क्या बन जाएंगे? डिस्क्वालिफाइड पर्सन बन जाएंगे। 144 में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लिखा, 144 में बोला है ये सर्विसेज प्रोहिबिटेड है, ये सर्विसेज क्या है? प्रोहिबिटेड है। डिस्क्वालिफाइड बन जाएंगे, ये लिखा है 141(3) के अंदर। कम बैक टू 141(3), वापस आइए। 141(3) में लास्ट वाला डिस्क्वालिफिकेशन पढ़िए आप एक बार जरा मेरे साथ में। 141(3), रीड द लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन। A person who directly or indirectly, it's on page number 10.18, renders any service which is referred in section 144। किस किस को प्रोवाइड कर रहा है सर? कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडी। थैंक गॉड मैच होता दोनों, होना ही चाहिए ना यार, मतलब वहीं से कॉपी पेस्ट किया है उन्होंने, हालांकि पहले नहीं होता था, बाद में उन्होंने मैच किया था। और अभी के लिए सिंपल समझिए, अगर मैं 144 वाली कोई भी सर्विस डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी को प्रोवाइड करता हूं, उनके सब्सिडी को प्रोवाइड करता हूं, उनके होल्डिंग को प्रोवाइड करता हूं, तो मैं क्या बन जाऊंगा? डिस्क्वालिफाइड इंसान बन जाऊंगा। ये आखिरी डिस्क्वालिफिकेशन है, समझने के लिए 144 आना ही चाहिए। प्लीज समझिए, अगर डिस्क्वालिफाइड हूं तो पहले तो मेरे को अपॉइंट ही मत करो। अपॉइंटमेंट के बाद डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है तो मैंने क्या करना चाहिए? अपना ऑफिस वेकेट कर देना चाहिए। ऑफिस वेकेट कर देना चाहिए मतलब क्या ट्रिगर हो जाएगा? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होता है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। अरे याद आया क्या? गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी भरेगा, सीएजी फेल्स देन बोर्ड। इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी कैजुअल वैकेंसी कौन भरेगा? बोर्ड ही भरेगा विद इन 30 डेज। याद आया क्या आपको? समझिए, अगर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है आफ्टर अपॉइंटमेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा एंड इट विल रिजल्ट इनटू कैजुअल वैकेंसी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? दिस इज ओवरऑल सेक्शन 141। डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे याद मत करो, सारी समझ लो, कुछ भी पूछ सकता है उसमें से एक केस स्टडी बना करके। और मेजोरिटी चांसेस अगर आप मुझे पूछोगे ना, वो नंबर 4 के ऊपर है। दिस नंबर डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस रिलेशनशिप नंबर ई इज इंपॉर्टेंट। एंड सी द नंबर जी, सीलिंग लिमिट 20। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन है जहां पर आपको हर चीज आना ही चाहिए। बाकी ठीक है सिलेबस के अंदर पता होना चाहिए, एमसीक्यू वगैरह आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज इन 3 का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। 144 में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोहिबिटेड सर्विसेज क्या होती है, लिस्ट बना के दीजिए, या वो उस लिस्ट में से एक सर्विस को लिख करके एमसीक्यू बना देगा कि भाई मैं क्या डिस्क्वालिफाइड इंसान बन जाऊंगा। इज दिस अ सर्विस कवर्ड अंडर प्रोहिबिटेड सर्विसेज अंडर सेक्शन 144? अंडरस्टैंडिंग हुआ? कोई दिक्कत नहीं आएगा। वी आर डन विथ सेक्शन 139, 140, 141 एंड 144 एंड 144। एक सेक्शन छोटा सा और है 142, खत्म कर देते हैं आराम से, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कम टू सेक्शन 142, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। अगले पेज पे रहेगा, बहुत सिंपल सा है। रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर सिंपल है सर, जनरल मीटिंग में जहां ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है वहीं रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाएगा। यहां इंपॉर्टेंट क्या है? रेम्यूनरेशन में क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है। What should be included in remuneration and what should be excluded in remuneration, वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंक्लूड करना चाहिए? सिंपल चीज है, आपका जो फीस है वो तो आएगा ही,
उसके अलावा ये ऑडिट करने के लिए आपके जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस रहेंगे उसका कोई रीइंबर्समेंट आपको दिया होगा। आप ट्रैवल वगैरह कर रहे थे, अपने पॉकेट से खर्चा किया, उन्होंने रीइंबर्स करके दिया, तो कहना इसे उनके लिए तो ये ऑडिटर को ही फीस देने सा हो गया। या सर आपके पॉकेट से खर्चा थोड़ा बहुत हुआ होगा, उन्होंने कोई फैसिलिटी दिया होगा, आपको स्टे करने का फैसिलिटी दिया होगा, फूड वाला फैसिलिटी दिया होगा, जो भी फैसिलिटी वो आपको देने वाले हैं उसके लिए उनको तो कोई ना कोई खर्चा आएगा ही आएगा आइडियली। सो एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय देम टू द ऑडिटर, वॉट एवर एक्सपेंस दे आर इनकरिंग, कहना इसे रेम्यूनरेशन का पार्ट बन जाएगा। सो रेम्यूनरेशन में क्या इंक्लूड करेंगे? आपका फीस, आपको जो रिम्बर्समेंट करके दिया होगा वो, या उन्होंने कोई फैसिलिटी आपको दिया होगा जिसके लिए उनका कुछ खर्चा हुआ होगा, वो भी टोटल रेम्यूनरेशन में कवर किया जाएगा। नीचे आइए, सर्टेन सम्स टू बी इंक्लूडेड इन रेम्यूनरेशन। सर आपके फीस के अलावा जो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए थे और उन्होंने आपको रिम्बर्स करके दिए होंगे, या उन्होंने आपको डायरेक्टली कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करके दिया होगा, ये सब कुछ आपके टोटल रेम्यूनरेशन में आएगा। एक चीज समझ लीजिए, क्या नहीं आएगा? अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा टैक्स ऑडिट अलग से कर रहा हूं, उसका अलग से फीस होता है। कोई एक सर्टिफिकेट साइन करके दे रहा हूं स्पेसिफिकली, कोई भी सर्विस अगर मैं अलग प्रोवाइड कर रहा हूं अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो 144 में प्रोहिबिटेड नहीं है, जो 144 में क्या नहीं है? प्रोहिबिटेड नहीं है। टैक्स ऑडिट को उधर प्रोहिबिट नहीं किया है। जीएसटी ऑडिट जब आया था कुछ टाइम पीरियड के लिए, तब उसको प्रोहिबिट नहीं किया था, अब तो रेलेवेंसी कम हो गया है उसका, बट तब तो वो भी अलाउड था। मतलब अगर मैं कोई भी और सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, उस सर्विस के लिए मुझे सेपरेट फीस मिलना चाहिए, क्योंकि सर वो मेरे स्टैट्यूटरी ऑडिट का पार्ट नहीं होगा। एक चीज को मार्क कीजिएगा, हाउएवर रेम्यूनरेशन शैल नॉट इंक्लूड any remuneration paid to the auditor for any other service which is rendered by him to the company। मतलब सर कोई और सर्विस प्रोवाइड किया है उसका फीस अलग रहेगा, वो रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होता है। क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, ये मेरे को सेक्शन 142 में आना चाहिए। मतलब टेक्निकली 139 से लेकर के 142 हो गया है, 144 आपका प्रोहिबिटेड सर्विसेज हो गया है। 2 मिनट के लिए मेरा बात सुनिएगा। हमने कंपनी ऑडिट से शुरुआत किया, लेक्चर 1, लेक्चर 2, आज का लेक्चर नंबर 3 था। इसमें हमने कवर किया था 139 मोस्टली, इसमें कवर किया था 140, आज कवर किया 141, 142 एंड 144। ऐसे ही हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, जिसमें मैं ट्राई करूंगा सारे बचे हुए सेक्शन जो है उन्हें कवर करने का, इंक्लूडिंग योर 143, 145, 146, 147, 148, 138 एंड 177 विल ट्राई। तो मेरा 1 to 6 जो लेक्चर्स बन जाएगा वो सारा का सारा किस पे बन जाएगा? कंपनी ऑडिट पे। ठीक है, उसके बाद में लेक्चर 7 से ऑलरेडी अपलोडिंग शुरू हुआ होगा। एसएस का, उसके अंदर 700 सीरीज रिकॉर्ड करके डाला होगा, 210 डाला होगा, 230 डाला होगा। अभी तक कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लाइव लेने वाले हैं, जो मेरे को लगता है सैम्पलिंग या एनालिटिकल प्रोसीजर जो थोड़े डिटेल्ड वाले हो गए, समझ रहे हो मेरा बात? सीधा क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनको हम लाइव कवर करेंगे। टारगेट है इस वीक के अंदर, लेट्स ट्राई टू फिनिश कंपनी ऑडिट फर्स्ट। डू यू गेट माई पॉइंट? फिर कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के और लेक्चर अपडेट होंगे, क्योंकि अगले वीक से शायद ये क्लासरूम भी अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि नया बैच 13 फेब को शुरू होगा अगले अटेम्प्ट के लिए। तो एक हफ्ता वापस चीज़ें खराब होने वाली है, मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, ऐसा होगा ही, मेरे को मालूम है पहले से ही 100%, क्योंकि ऊपर का जो एग्जिस्टिंग बैच है वो नीचे आएगा, नया बैच ऊपर जाएगा। मतलब किसी को क्लैरिटी नहीं रहेगा, क्योंकि नया ग्रुप 1 शुरू होगा, एग्जिस्टिंग ग्रुप 2 खत्म नहीं होगा। आई एम अवेयर, डू यू गेट माई? एंड अगर आज नया सिलेबस आया 7 तारीख का, समझ रहे हो मेरा बात? अगर आज नया सिलेबस आया या कल आया और गलती से नया ग्रुप 2 भी शुरू करना पड़ गया, तो मुझे पता भी नहीं क्या होगा। वो मैं नहीं करना चाहता हूँ ऑनेस्टली। मेरे को लगता नहीं है ऑडिट डे 1 पे एक बच्चा फर्स्ट डे समझ पाएगा, मेरे को इम्पॉसिबल लगता है। थोड़ा उसको अकाउंट्स, थोड़ा टैक्स, थोड़ा लॉ समझना चाहिए, फिर उसने ऑडिट पढ़ना शुरू करना चाहिए। आई एम नॉट रेडी टू स्टार्ट, बट पीपल मे फोर्स मी इन द बिल्डिंग टू स्टार्ट। डू यू गेट माई पॉइंट? सो लेट्स सी हाउ दैट हैपन्स, वी हैव टू फिगर इट आउट, बट target is simple. In this week we'll try to finish company audit. In the meantime, few more standards I will get uploaded in this week. Do you get my point? Next week, maybe after 2-3 days, when things settle down, after first 3 days of a new batch, we find a slot जहाँ मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, उस slot के अंदर हम प्रेफरेबली वापस से हमारे बाकी स्टैंडर्ड्स शुरू कर देंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कैसे भी करके ऑलमोस्ट 35 to 40 लेक्चर्स होंगे,
उसमें से कुछ रिकॉर्डेड वाले रहेंगे और कुछ लाइव रहेंगे पूरे के पूरे। जो रिकॉर्डेड है वो भी आप नोटिस कर रहे होंगे एकदम रीसेंट है, पूरा वही सीक्वेंस में कवर किया और उसमें भी सारा क्वेश्चंस कवर किया हुआ है। ऐसा नहीं है, और उसके अंदर भी ऐसा नहीं बहुत सारे लिखवाए हुए हैं, नथिंग इज देयर। ये क्लियरली रिविजन सेशन ही था, कुछ अलग नहीं था, वो बस मैंने अकेले बैठ के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था। डू यू गेट माई पॉइंट? तब तुम नहीं थे, दैट्स द ओनली डिफरेंस आइडियली। बट जो जो उसमें नहीं है वो सब अलग से हम कवर करते जाएंगे। टारगेट ये है मेजोरिटी पार्ट आपको कवर करके मिलेगा। डू यू गेट माई पॉइंट? इज दिस क्लियर टू यू? I'll see you tomorrow. We'll start with the next lecture. Thank you.